हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज हम बात करने वाले एक ऐसे समय की जिसे भारत के इतिहास में डार्क फेज और गोल्डन एज दोनों ही नाम एक साथ दिया गया है। लेकिन एक चीज अच्छी और बुरी दोनों ही एट द सेम टाइम कैसे हो सकती है? वेल, स्पेसिफिकली स्पीकिंग, ये समय था भारत के 1000 AD का, जहाँ एक तरफ भारत में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे राज्यों के बनने से भारत भी हिस्सों में बंटता जा रहा था, जिन हिस्सों को पाने के लिए भारत के अपने बेटे एक दूसरे की खून की नदियां बहाने के लिए तट पर खड़े थे। लेकिन इस समय का और अपने ही लोगों के खून से सनते हुए भारत के मजबूरी का फायदा उठाकर भारत पर एक नहीं, दो नहीं, 17 बार आकर एक ही दुश्मन ने तबाही मचा दी। कौन था वो दुश्मन और आखिर कैसे मचाई तबाही? वेल, चलिए जानते हैं भाई लोग इन सभी सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें आपको इंडिया के इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान मिलेगा जिससे आप अब तक बेखबर थे। Let us get on with our today's video, India in 1000 AD। तो शुरू करते हैं कि आखिर 1000 AD में भारत की हालत कैसी थी। वेल, ये भारत का वो दौर था जिस समय भारत की मिट्टी में एक ऐसा पावर उभर कर आया जिसने बाकी राज्यों की तरह मिलिट्री पावर ही नहीं, पर उस दौर में यूनिक मानी जाने वाली नेवी पावर को भी डेवलप और इस्तेमाल किया। और इस पावर का नाम था चोला डायनेस्टी, जिसके राजा राजेंद्र पहले ऐसे किंग थे जिन्होंने अपनी सेना को समुद्र पार पहुंचाने के साथ ही कोस्टल बर्मा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, मालदीव्स और पेगु आइलैंड को भी नेवी के बलबूते पर अपने अंडर लिया। इतना ही नहीं, राजेंद्र चोला 1 ने 16 मील लंबा और 3 मील चौड़ा एक आर्टिफिशियल लेक भी बनाया, जो आज इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक्स में से एक है। अरे रुको, अभी और बाकी है। चोला डायनेस्टी ने अपनी पावर्स को इतना ज्यादा डेवलप कर लिया कि इन्होंने बंगाल और बिहार के राजा महिपाला को भी हराकर उसे अपने कंट्रोल में ले लिया, और इसी जीत की खुशी में उन्होंने अपना नया कैपिटल गंगाईकोंडा चोलापुरम में बनाया, जहां उन्होंने बृहदीश्वरा टेम्पल से मिलते जुलते डिजाइन से लॉर्ड शिवा के टेम्पल को भी बनाया था, जिसे आज आप और मैं वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल मानते हैं। और इसी टेम्पल को 2004 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन यही नहीं, थंजावुर, चिदम्बरम, गंगाईकोंडा चोलापुरम, दारासुरम, त्रिभुवनम, श्रीरंगम और तिरुवन्नमलाई में भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा था। पर अब सवाल ये है कि इतने टेम्पल्स ये लोग बनाते ही क्यों थे? अब ये जानने के लिए हमारा ये जानना जरूरी है कि उस जमाने में जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए युद्ध किया करते थे, और जो जीतता था उसे हारने वाले का एम्पायर मिलता था। पर अगर मैं कहूं कि टेम्पल्स भी राजाओं के लिए ऐसा ही कुछ करते थे तो जी हाँ, यही वो समय था जब ज्यादातर टेम्पल्स का बनना शुरू हो गया था और किंग्स इन्हें अपने एरिया के रीडेवलपमेंट के लिए बनाते थे। फॉर एग्जाम्पल, जब किंग्स ये मंदिर बनवाते थे तो वहां पर लोगों का आना जाना पड़ता था, और आने जाने के साथ ही वहां गांव के बसने की शुरुआत होती थी, बाजार बनते थे और धीरे धीरे वहां फार्मिंग भी शुरू की जाती थी, जिससे राजाओं को बहुत सारा रेवेन्यू मिलता था जो उसकी टेरिटरी के डेवलपमेंट में काम आता था। और फिर इसी डेवलपमेंट का फायदा उठाने के लिए लड़ाइयां भी हो जाती थी, जिसके बारे में शायद ही हमारे हिस्ट्री में सिखाया गया। पर अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया जैसे किताबों में आपको हमारे इतिहास के उन चैप्टर्स को जानने का मौका मिलेगा जिसे इंडिया क्या दुनिया के लोग तक पढ़ाई, जॉब और अपने सिर पर ऐसे ही 100 जिम्मेदारियों का बोझ लेकर चलने की वजह से अब तक अनजान है। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो कि बिजी लाइफ की वजह से आप अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो, तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुकू FM ऐप, जहाँ स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स बल्कि बच्चे बूढ़े सभी के लिए 1000+ आवर्स की एजुकेशनल कंटेंट लाइब्रेरी है, जिन्हें आप ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अपने लाइफ में, अपने बिजी लाइफ में मल्टीटास्क करते हो। इसके साथ ही इसमें और भी जॉनरास अवेलेबल है, जैसे सेल्फ इंप्रूवमेंट, मोटिवेशन, नॉलेज, फाइनेंशियल एजुकेशन, हिस्ट्री, साइंस फिक्शन और भी बहुत कुछ, जो सब आप हिंदी लैंग्वेज जैसी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हो। अब फ्रेंड्स, नॉर्मली आप इस ऐप का सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का 399 रुपीज में खरीदोगे, बट क्योंकि आप एक गेट सेट फ्लाई फैमिली के मेंबर हो और गेट सेट फ्लाई और कुकू FM ने मिलकर इंडिया में नॉलेज को बढ़ाने की पार्टनरशिप ली है, इसीलिए अगर आप हमारा कोड GETSET50 यूज करोगे तो आपको तुरंत 50% ऑफ मिलेगा, मतलब 199 रुपीज पर ईयर में इस नॉलेज बढ़ाओ प्लेटफॉर्म की मेंबरशिप। एंड दिस ट्रूली मे बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट्स दैट यू विल मेक ऑन योरसेल्फ। So click on the link in the description and go download now because only for first 250 users। लेकिन हमने ये तो देखा कि मंदिर एम्पायर को एक्सपैंड करते थे, पर क्या ये एक्सपेंशन इतना आसान रहा होगा? और क्या सिर्फ एक्सपेंशन ही एक रीजन था युद्ध करने का? वेल, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि मंदिरों का बनना युद्ध होने का एक बड़ा कारण था।
क्योंकि भारत में हर राजा यही सोचता था कि कैसे अपने साम्राज्य को बढ़ाया जाए, और यही कारण था भारत में हर समय युद्ध होने का, क्योंकि उस समय हर राजा का यही गोल हुआ करता था कि वो चक्रवर्ती राजा बने। पर इसके अलावा युद्ध करने के और भी कुछ कारण थे, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा धन के लिए, देश प्रेम के लिए, या फिर अपने रिलीजन को बढ़ाने के लिए, या इवन बचाने के लिए इन सम केसेस। पर कई युद्ध बदला लेने के लिए भी होते थे, जैसे अपने पिता के मौत का बदला बेटा लेने आया हो, और कुछ युद्ध उनके थ्रू होते थे जो बदलाव लाना चाहते थे। पर यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि कुछ युद्ध लूटपाट करने के लिए, भारत में तबाही मचाने के लिए, हिंदुइज्म को जड़ से उखाड़ देने के लिए भी होते थे। जी हाँ, और इन्हीं में से कुछ का एग्जाम्पल मैं आगे आपको देने वाला हूँ, जिसने इंडिया की जीडीपी को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। क्योंकि मैडिसन, जो कि एक ब्रिटिश इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे, उनके कैलकुलेशन के हिसाब से 1000 एडी में इंडिया और चाइना साथ साथ में 50.5% वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया करते थे। और जहां पर इतने पैसे होंगे, वहां पर अटैक होना तो लाजमी ही होगा। और कुछ ऐसा ही भारत में भी हुआ, जहां भारत पर अटैक करने वाले इस दुश्मन का नाम था महमूद गजनी, जो भारत पर गर्मियों के महीने में ही अटैक करता था। अब सवाल यह आता है कि गर्मियों में ही क्यों? ये अपने आप को किसी भी रिस्क या तकलीफ में नहीं डालना चाहता था, और इसीलिए बारिश में पंजाब साइड से फ्लड आने और उसके आर्मी के उसमें फंसने के खतरे के लिए वो बारिश में नहीं आता था, क्योंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है जो जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 5 नदियों से घिरा हुआ है, यानी बियास, चेनाब, झेलुम, रावी, सतलज। अब जहाँ इतने रिवर्स होंगे, वहाँ फ्लड्स का डर होना तो आम बात है। और गजनी की बारिश में न आने की स्ट्रैटेजी इतनी सफल हुई कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, वो पूरे 17 बार भारत में घूमने और उसे लूटने आया। अब अगर देखें तो इसकी शुरुआत हुई भी कहां से, तो इसने सबसे पहला जो अटैक किया वो इलाका था आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान का। पर जाहिर सी बात है, किसी न किसी ने रोकने की कोशिश तो इसे जरूर की होगी। तो यहां आते ही सबसे पहले महमूद गजनी का युद्ध हुआ हिंदू शाही किंगडम के राजा जयपाला से, जिससे राजा हार गए, और अपने राज्य को हारने की गम में राज्य अपने बेटे को सौंपकर उन्होंने अपनी जान दे दी। पर सिर्फ एक युद्ध हारने से कोई कैसे खुद ही अपनी जान ले सकता है? एक्चुअली में इट टर्न्स आउट ये कोई पहला युद्ध नहीं था। अगर हम 1000 एडी से थोड़ा पीछे देखें, तो महमूद गजनी के पिता सबुक्तिगिन, जो एक स्लेव कमांडर के साथ ही गजनवीद डायनेस्टी के फाउंडर थे, उसने भारत में घुसने की कोशिश करते वक्त भी हिंदू शाही राजा जयपाला से काफी युद्ध किया था, लेकिन तब राजा जयपाला ने उसे कभी कामयाब नहीं होने दिया। पर जब अपने पिता के बाद महमूद पावर में आया, तब जयपाला ने उसे हराने की कोशिश की, पर इस बार उनकी ये कोशिश दम तोड़ गई और उन्हें हार का मुंह दिखाना पड़ा। हालांकि राजा जयपाला की तरह उनके बेटे ने भी गजनी को बराबर की टक्कर दी, पर गजनी ने उसे भी हरा दिया, जिसके बाद तो वो लगातार बार बार यहाँ तबाही और लूटपाट मचाते रहा। और अपनी आखिरी और 17वीं अटैक गजनी ने सोमनाथ टेम्पल पर किया, जहां उसने राजपूतों से 3 दिन तक युद्ध किया और जीत अपने नाम कर ली। लेकिन सिर्फ जीत ही नहीं, इस आखिरी लड़ाई में उसने कुल मिलाकर 200 लाख दिनार भी लूटे थे। पर सवाल यहाँ पर सिर्फ पैसों की नहीं है, क्योंकि पैसों के साथ साथ 5000 से ज्यादा इंसानों का भी कत्लेआम हुआ। और बात तो ये थी कि भारत में घुसकर एक इन्वेडर ने भारत के बेटों को कत्लेआम किया और खजाने को लूटा। इतनी हिम्मत आखिर महमूद में आई कहां से? आखिर कौन था महमूद ऑफ गजनी के पीछे, जिसकी वजह से वो ये सब कर पा रहा था? आखिर कौन थी वो 3 ग्रेट पावर्स और कौन सी थी वो जगह? और आखिर इनकी लड़ाई में जीत किसके हाथ लगी? तो आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि 2 की लड़ाई में तीसरे का फायदा होता है। जी हाँ, हमारे साथ भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ। हमारे देश के राजा आपस में लड़ने में इतने मशरूफ थे कि बाकी चीजों पर उनका ध्यान ही नहीं गया। किसी बाहरी देश की बुरी नजर हमारे भारत पर पड़ चुकी थी और राजा यहाँ पर बेखबर थे, और इसी का फायदा गजनी ने उठाया। उसने भारत पर तब हमला करना शुरू किया जब कन्नौज 3 ग्रेट पावर्स पलास, प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटास के बीच ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था, जो पिछले 2 सेंचुरीज से चलता आ रहा था, जिसकी वजह से ये सारे राज्य और राजाएं कमजोर हो चुके थे। लेकिन फिर भी इस जंग के अंत में जीत का परचम प्रतिहाराज ने 3 सेंचुरीज के लिए कन्नौज को अपना बनाकर लहराया। पर कन्नौज में ऐसा क्या खास था जिसके लिए इतनी सारी लड़ाइयां लड़ी गई? क्या कन्नौज की धरती सोना उगलती थी? सोना तो नहीं, पर हाँ वैसा ही कुछ समझ लो, क्योंकि अगर वहां का मैप देखा जाए तो कन्नौज गंगा ट्रेड रूट के उस एरिया में स्थित है जहां से सिल्क रूट
जो 2nd सेंचुरी से 14th सेंचुरी के बीच एशिया से लेकर मेडिटेरेनियन सी तक आने वाले देश जैसे कि चाइना, इंडिया, पर्शिया, अरेबिया, ग्रीस और इटली को कनेक्ट करता था और उसी दौर में होने वाले ज्यादातर ट्रेड इसी रूट से किए जाते थे। पर क्या आपको लगता है इस जीत के बाद हारने वाले डायनेस्टी शांत रहे होंगे? नहीं, इसे पाने के सपने को पूरा करने के लिए दूसरे डायनेस्टी की कोशिश अभी भी जारी थी और इसके बाद ही समय आया 1000 एडी का, जब प्रतिहारास डायनेस्टी के कमजोर कदमों की डगमगाहट के चलते वहां दूसरे और भी छोटे छोटे राज्य उभर कर आने लगे, जैसे परमार डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी और पाल डायनेस्टी। इन्हीं राज्यों के उभरने से यूनिटी की कमी पैदा होने लगी, जिसका फायदा महमूद ऑफ गजनी जैसे लोगों ने उठाया और वो हमारे देश में लूटपाट मचाकर चले गए। पर महमूद के जाने के बाद क्या हमारा देश कभी उसके पहुंचाए गए चोट से उभर कर आ सका? चलिए देखते हैं। अब 1st सेंचुरी में इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट थी, जो 32.9% से घटकर 11th सेंचुरी में 28.9% हो गई। लेकिन सिर्फ हमें इकोनॉमिकल लॉस ही नहीं हुआ, बट हमारे इंडिया को और भी कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। सबसे पहले तो गजनी के अटैक्स के कारण बहुत सी चीजें बिगड़ी, जैसे बहुत सारा वेल्थ लूटे जाने की वजह से भारत इकोनॉमिकली वीक हो गया। इन लुटेरों ने हमारे देश के अलग अलग रिसोर्सेज ले जाने के साथ ही टेम्पल्स को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उन पर हमला करके उन लोगों ने मंदिर और उसकी मूर्तियों को भी तोड़ दिया। और गजनी के अटैक की वजह से भारत के बॉर्डर्स भी वीक हो चुके थे, जिसकी वजह से भारत पर नए हमले हो सकते थे। और दोस्तों, रिजल्ट आज के वक्त में आप सभी ही देख रहे हो। इंडिया के लिए एक तरह से ये बर्बादी का दौर 1000 एडी से शुरू हो गया था, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि महमूद गजनी का अटैक भारत के भविष्य में आने वाले फॉरेन इन्वेडर्स की एक चेतावनी थी, जैसे कि मुगल्स और फिर ब्रिटिशर्स। अगर इसी बात को उस वक्त के राजा समझ गए होते कि भाई तेरा जो एरिया है, मेरा जो एरिया है, हम दोनों उसमें खुश रहते हैं और दुश्मनों को बाहर खदेड़ते हैं, वरना तेरा मेरा एरिया दोनों जाएगा, तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। अगर इस वीडियो से कुछ भी ज्ञान मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचते रहेंगे, जो आपके नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। फर्स्ट 250 लोगों के लिए गेट सेट 50 कोड यूज करने पर उन्हें 199 रुपीस पर इस वेबसाइट की मेंबरशिप मिलेगी। गेट सेट 50 कोड यूज करने पर 199 रुपीस में सालाना की मेंबरशिप मिलेगी इस ऐप की। So go, hurry now. And as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind!